हेलो 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 नमस्कार जोग्राफर्स, कैसे हैं आप सभी। हमने प्राथमिक क्रियाकलाप में पढ़ा था कि कैसे हम कृषि कार्य करते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप में हमने फैक्ट्री के बारे में पढ़ा। मगर जो आज अपन जिस विषय में चर्चा करेंगे उसमें ना तो कृषि की बातें होंगी और ना ही कपड़े बनाने फैक्ट्री आदि की बातें होंगी। इसमें आपको मेहनत नहीं दिमाग की आवश्यकता पड़ती है। इसमें अपन बात करते हैं एक सिस्टम के बारे में, एक सेवा क्षेत्र के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, उन दो क्रियाकलापों की हमने बात की थी, प्राथमिक द्वितीयक। उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, उसमें मानव को श्रम की आवश्यकता पड़ रही थी। मगर जो अपन तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप पढ़ रहे हैं उसमें हमें मानव श्रम की आवश्यकता नहीं बल्कि मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है। मेंटली प्रेशर ज्यादा होता है इसमें। ठीक है, तो हमने कुछ कुछ भाग पढ़ लिया था इसका, है ना। और कुछ कुछ बातें आज की कक्षा में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी का स्वागत है उद्धार क्लासेज के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर। हमारा उद्देश्य आपको एक बेहतरीन शिक्षा देना है। ठीक है, तो करते हैं शुरू करके श्री गणेशाय करते हैं क्लास का आज की इस जो कक्षा होने वाली है हमारी। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में जो व्यापारिक केंद्र था, क्या था, व्यापारिक केंद्र, उसके बारे में पढ़ा था। व्यापारिक केंद्र के दो भाग भी देखे थे हमने, ग्रामीण विपणन केंद्र। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट अंतिम जो हमारी कक्षा थी उसका कुछ शॉर्ट में बता रहा हूं। ठीक है, और एक नगरीय विपणन केंद्र, इनकी अपन ने बस यहीं तक बात की थी कि भाई हाँ, ग्रामीण विपणन केंद्र नाम की कोई चीज होती है और नगरीय विपणन केंद्र नाम की कोई चीज होती है। आज की कक्षा में हम इनको विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं बात एक एक को लेकर, एक एक विषय को पकड़ेंगे और फिर उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। जो पहला रहने वाला है हमारा ग्रामीण विपणन केंद्र। ठीक है, ग्रामीण विपणन केंद्र, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो बताऊं मैं आपको, सॉरी, है ना, ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होता है। एक मिनट रुकना। हाँ, ग्रामीण विपणन, लैपटॉप तो बंद करते हैं, आपको दिखाया था तो उसमें, है ना। एक अपन, ये अपना गांव है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ एक बार शॉर्ट एग्जांपल में, जिससे आपको नगरीय विपणन केंद्र भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, नगरीय विपणन बोल दो या फिर बाजार बोल दो, विपणन या फिर बाजार एक ही बात है, दोनों समझ में आ जाएगा इसी से। ये गांव है और इधर मैं लिखता हूं शहर, शहर या फिर मैं लिख दूं नगर, एक ही बात है। ठीक है, ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होता है, गांव की मंडी, गांव की मंडी। ठीक है, और नगरीय विपणन केंद्र क्या होता है, नगर का हब। हब जानते हो, मॉल वगैरह, या फिर इसको भी अपन मंडी ही लिख लेते हैं। आई बात समझ में। अब हम आपसे मैं पूछूं भाई, ग्रामीण मंडी में और नगरीय मंडी में क्या अंतर है, तब आपका क्या जवाब होगा। सर, जो ग्रामीण मंडियां होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, अल्प वृद्धित होती है, अल्प विकसित होती है। ठीक है, वो चीजें इतनी जो अपने को आवश्यकता होती है, जो जिसकी अपने को ज्यादा आवश्यकता है, वही चीजें अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी। मगर इसमें आवश्यकता जो आने वाली जो चीजें हमारे रोजमर्रा की जो चीजें, उनके साथ साथ कुछ विशिष्ट चीजें भी अपने को इसमें देखने को मिल जाती। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अपने मान लो मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मुझे अपने गांव के सामुदायिक केंद्र में ले जाया गया स्वास्थ्य के लिए। फिर डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, मगर उससे मुझे कोई ज्यादा आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर क्या बोलेंगे, भाई इसको शहर ले जाओ, बोलेंगे ना, भाई शहर ले जाओ। उनके बोलने का कारण क्या है, क्योंकि उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि मेरा अच्छे से इलाज कर सके। मगर शहर में वो सभी चीजें अपने को देखने को मिल जाएंगी जिससे मेरा इलाज हो सकता है अच्छे से। तो वही चीजें कि जो हल्का से बुखार होगा तो गांव का जो हॉस्पिटल है, गांव का जो सामुदायिक केंद्र है, वो भी अपना इलाज कर देगा। हल्का सा जुकाम बुखार रहेगा, हाथ पैर में दर्द रहेगा तो वो कर देगा। मगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर वगैरह या और अन्य कोई खतरनाक बीमारी हो जाए,
तो अपन कहाँ जाएंगे, शहर में जाएंगे। तो वही चीज है कि वहां पे नॉर्मल चीजें तो होंगी, जो रोजमर्रा की चीजें तो मिलेंगी नगरों में, मगर कुछ विशिष्ट चीजें भी अपने को वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये है हल्की फुल्की छोटी सी बात। गांव ग्रामीण विपणन केंद्र, भाई नाम से ये मत समझना भाई कोई तगड़ी चीज है भाई, पता नहीं क्या ही है, महाभारत सा मत समझ लेना। क्या है ग्रामीण विपणन केंद्र, गांव की मंडी। नगरीय विपणन केंद्र, शहर की मंडी। बस सिंपल से वे में ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं अब एक एक को। क्या करते हैं ग्रामीण विपणन केंद्र में, निकटवर्ती बस्तियों का क्या करती है, निकटवर्ती बस्तियों का पोषण। क्या होता है, निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करता है ये। ठीक है, ये क्या होता है, अल्प वर्धित होता है। ठीक है, अल्प वर्धित होता है। भाई गांव की मंडी देख लो और एक शहर की मंडी देख लो, आपको अपने आप ही अंतर पता लग जाएगा। ठीक है, अत्यंत अल्पवर्धित की जगह, अल्पवर्धित में नीचे वाली लाइन में लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। क्या होते हैं, अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। ठीक है, अर्ध नगरीय क्या होते हैं, ये केंद्र होते हैं। ठीक है, ये ठीक रहेगा। ठीक है, अल्प वर्धित नहीं वर्धित, अल्प वर्धित क्या करते हैं, व्यवसायिक सेवाएं अपने को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें वो चीजें मिलती है जिससे कि क्या होगा, जो आसपास के जो क्षेत्र है, परिग्रामीण जो क्षेत्र, आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, वो आकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ठीक है भाई, अगर उन्हें थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का अगर कुछ चाहिए होगा, कोई सुविधा चाहिए होगी, ठीक है, कोई पैसे वाले घर से हो, अमीर रईस खानदान से हो, तो भाई वो क्यों आएगा ग्रामीण विपणन केंद्र में, बाहर जाएगा नगरीय विपणन केंद्र में। मगर कुछ जैसे मिडिल क्लास, लोअर क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं, उनकी जो सेवाएं होती है, अगर उनको कोई महत्वपूर्ण अति जो चीजें होती है, ठीक है, अति आवश्यक जो चीजें होती है, वो यहीं से उनको मिल जाती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से सुविकसित नहीं होते। व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से, व्यावसायिक रूप से क्या नहीं होते, सुविकसित। ठीक है, सुविकसित नहीं होते हैं। ठीक है भाई, सिंपल सा, अगर मैं आपसे ज्यादा रामायण छोड़ छाड़ के अगर आपको सिंपल वे में कोई पूछ ले, भाई आपसे पूछे ग्रामीण विपणन केंद्र, नगरीय विपणन केंद्र के बारे में बताऊं, तो आप इतनी चीजें थोड़ी ना बताओगे भाई, किसी शॉर्ट में बताना है तो आप सिंपल से क्या याद रखना है अपने को, ग्रामीण विपणन केंद्र गांव की मंडी, और नगरीय विपणन केंद्र शहर की मंडी। अब आप खुद देख लो भाई साहब, ग्रामीण विपणन केंद्र में क्या होता है, गांव की मंडी में क्या हालत होती है, शहर की मंडी में क्या अंतर होता है, स्पष्ट हो जाएगा अंतर अपने आप भाई आप कहीं मंगल ग्रह से तो आए नहीं हो, आप भी यहीं पे हो, अर्थ पे ही रहते हो। ठीक है, तो आप इनमें अपना आप ही अंतर निकाल सकते हो, बेसिक सी चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये हो गई इसकी इतनी सी तो बात ये हो गई। आगे मैं आपको कहूं कि जो ग्रामीण लोग होते हैं उनकी अधिक मांग वाली वस्तुओं को तो पूरा नहीं कर सकते। ग्रामीण लोगों की जो अधिक मांग वाली जो वस्तुएं होती है, ठीक है, ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं को तो पूरा नहीं कर सकते, मगर जो अति आवश्यक, जो महत्वपूर्ण चीजें होती है, जो रोजमर्रा के जीवन में काम आती हैं, उनकी पूर्ति अवश्य कर देते हैं। उसके रूप में ये क्या होते हैं, महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, आपके घर आ गए मेहमान, कौन आ गए, मेहमान आ गए। अब आप उनके लिए क्या बना रहे हो, चाय बना रहे हो, चाय बना रहे हो। अब हो गई शक्कर खत्म, शक्कर अर्थात चीनी। ठीक है, चीनी हो गई खत्म। अब आप चीनी लेने कहाँ जाओगे, मेहमान घर पे बैठा है, आप चीनी लेने कहाँ जाओगे, शहर के बाजार में नहीं जाओगे ना, आप कहाँ जाओगे, अपने जो पास की जो छोटी सी दुकान है उस पे जाओगे, भाई साहब शक्कर दे दे, मेहमान आए हुए। तो यही है कि
भाई ये आपको शहर की तरह सस्ते दामों में तो नहीं देंगे, 1-2 रुपए किलो के हिसाब से आप पास एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। मगर ये क्या, इन्होंने क्या किया, आपको उस इमरजेंसी में आपके लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गए, है ना। ये क्या है, उस टाइम पे आपके लिए एक इमरजेंसी सोर्स है अपनी वस्तुओं की पूर्ति, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने का, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ग्रामीण विपणन केंद्र की। आगे अपन बात करते हैं किसकी, नगरीय बाजार केंद्र बोल दो या नगरीय विपणन केंद्र बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नगरीय बाजार केंद्र, नगरीय बाजार या विपणन भी लिख देता हूं, विपणन केंद्र, ठीक है। ये हो गया। ये क्या करते हैं, जो हमारे को सामान्य चीजें तो मिलेगी, ठीक है, उसी के साथ विशिष्टीकृत सेवाएं और वस्तुएं भी अपने को उपलब्ध करवाते हैं। भाई गांव में चीनी गांव में मिल रही थी और शहर में मिल रही है, ठीक है। मगर यहाँ पे चीनी तो दोनों जगह मिल रही है, यानी कि साधारण साधारण चीजें, भाई चीनी तो रोजमर्रा की चीजें है ना। मगर जैसे कोई मिठाई की चीज मान लो, ठीक है, मिठाई की जैसे शक्कर ही मान लेते हैं, अपन शक्कर नहीं खाते, लाल लाल आती है शक्कर, है ना। वो गांव में नहीं मिल रही, मगर यहाँ पे मिल जाएगी वो। तो ये क्या है, भाई साधारण वस्तु और सेवा के अतिरिक्त ये क्या करते हैं, विशिष्ट वस्तुएं और सेवाएं भी अपने को उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। एक तो सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपके पास, एक उदाहरण दे दिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, विनिर्मित पदार्थ के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी अपने को उपलब्ध करवाते हैं। जैसे क्या कहा मैंने, निर्मित पदार्थ के साथ साथ, विनिर्मित पदार्थ के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी उपलब्ध करवाते हैं। विनिर्मित, लिखूं मैं यहाँ पे, विनिर्मित पदार्थ के साथ साथ क्या करते हैं, साथ साथ विशिष्टीकृत, विशिष्टी विशिष्टीकृत विशिष्टीकृत बाजार भी अपने को क्या करवाते हैं, कहाँ जाएगा रे, हाँ, विशिष्टीकृत बाजार भी क्या करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। जैसे उपलब्ध, ठीक है, उपलब्ध करवाते हैं। जैसे श्रम आवासन, श्रम आवासन, ठीक है, निर्मित अर्ध निर्मित बाजार, ठीक है, वस्तुएं निर्मित अर्ध निर्मित वस्तुएं या सेवाएं, ठीक है, निर्मित वस्तु आदि, ठीक है। इसी के साथ ये क्या करते हैं, व्यवसायिक, व्यवसायिक और शैक्षिक सेवाएं भी अपने को उपलब्ध करवाते हैं। जैसे अध्यापक, चिकित्सक, ठीक है, पशु चिकित्सक हो गया, परामर्शदाता आदि वस्तुएं और सेवाएं भी अपने को उपलब्ध कराते हैं। व्यवसायिक भी और शैक्षिक सेवाएं भी, शिक्षा से संबंधित जो सेवाएं, एजुकेशनल जो अपने को सर्विस देते हैं, वो भी अपने को ये उपलब्ध करवा देते हैं, ठीक है। मंडी वाला एग्जाम्पल ही मत फिट कर लेना, वो आपको समझाने के लिए था कि भाई अब ये विपणन केंद्र का मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ नगरीय विपणन केंद्र बस नगरों में बस मंडियां ही होती है, उसके अलावा भी चीजें होती है, सेवाएं होती है, वो तो आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल था, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं एक अति महत्वपूर्ण विषय है। कुछ स्थान ऐसे भी आपने कई बार अखबारों वगैरह में पढ़ा हो कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे अभी तक बिजली की सुविधा नहीं है, कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां अभी तक बाजार की सुविधा नहीं है। अखबारों में आती रहती है ये न्यूज, ठीक है, आपकी बुक में भी दे रखी है, ठीक है।
असम के गुवाहाटी के पास एक गांव है जहाँ पे अभी भी वस्तु विनिमय होता है, एक मेला लगता है। यही बात है, ठीक है। तो उसमें आप कहते हैं ग्रामीण केंद्रों में आवधिक बाजार, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक आवधिक बाजार, ठीक है, ये आता है। कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां पे नियमित रूप से बाजार नहीं लग पाते, नियमित रूप से क्या नहीं होते, बाजार नहीं लगते। तो सर वहां पे लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? तो वो क्या करते हैं, वहां पे एक आवधिक बाजार लगता है। क्या लगता है? आवधिक बाजार। सर ये क्या होता है आवधिक बाजार? आवधिक बाजार क्या होता है समझना, एक निश्चित अंतराल के अंदर, जैसे ये मान लो ये एक गांव है ए नाम का, यहाँ पे नियमित रूप से कोई बाजार नहीं है, ठीक है। जैसे अपने होते हैं ना, दुकान रोज रोज खुलती है, मार्केट रोज खुलता है, ठीक है। अमावस्या पूर्णिमा को बंद रखते हैं, ठीक है, मगर वैसे खुलता है, सदाबहार रहता है, वो हमेशा खुलता है। मगर कुछ गांव ऐसे होते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे नियमित रूप से बाजार नहीं होता है, ठीक है। अब उनके लिए आवधिक बाजार होते हैं। आवधिक बाजार क्या होते हैं? एक निश्चित समय अंतराल में बाजार लगता है वहां पे, निश्चित समय अंतराल में वहां पे क्या होगा, बाजार लगेगा। दुकानदार अपना सामान लेके सड़कों पे या एक स्थान फिक्स कर लेता है, वहां पे वो अपनी दुकान जमाएंगे, ठीक है, और उस दिन दुकान लगा के और फिर अगले दिन किसी दूसरे स्थान पे चले जाएंगे, ठीक है। अब वो निश्चित अंतराल कौन सा हो सकता है? निश्चित अंतराल साप्ताहिक भी हो सकता है, ठीक है भाई, एक सप्ताह में एक बार। पाक्षिक भी हो सकता है, एक पक्ष में एक बार। मासिक भी हो सकता है, ठीक है। साप्ताहिक एक सप्ताह में एक बार बाजार लगेगा उस स्थान पे। पाक्षिक मतलब एक पक्ष में, एक पक्ष अर्थात 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में, ठीक है। एक माह में दो पक्ष होते हैं, एक माह में दो पक्ष होते हैं, ठीक है। जिसे अपन कहें पखवाड़ा। 15 दिन का क्या होता है? एक एक पखवाड़ा होता है, तो उसे अपन बोल रहे हैं पाक्षिक, ठीक है। 15 दिन के अंतराल में बाजार लगे उस स्थान पर। या फिर मासिक, आपने सुना होगा, जैसे कहीं पे शनि बाजार लगता है, कहीं कहीं पे मंगलवार को बाजार लगता है, कहीं पे बुधवार को लगता है, कहीं पे शुक्रवार को लगता है, कहीं पे बृहस्पतिवार को लगता है बाजार। तो वो क्या होते हैं? ये होते हैं आवधिक बाजार। एक अवधि, निश्चित अवधि होती है इनका, फिक्स टाइम, तिथि, दिन सब फिक्स होता है कि हाँ इस दिन यहाँ पे लगाना है, इस दिन ए स्थान पे बाजार लगाना है, फिर अगले दिन बी पे लगाना है, उससे अगले दिन सी पे लगाना है, उससे अगले दिन डी पे लगाना है, उससे अगले दिन ई पे लगाना है। तो ऐसे इनका समय तिथि सब फिक्स होता है, और इनकी जो बाजार की जो स्थिति है वो भी फिक्स होती है। ये होते हैं आवधिक बाजार, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने आवधिक बाजार की, जिसमें दुकानदार क्या होता है, सभी दिन व्यस्त रहता है। भाई आज यहाँ पे लगाया, कल दूसरे स्थान पे, परसों तीसरे स्थान पे, तरसों और किसी स्थान पे लगाया। तो इसमें क्या होता है, दुकानदार क्या होता है, सभी दिन व्यस्त रहता है, और जिस स्थान पे ये बाजार लगते हैं तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यहाँ से चीजें खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसी ग्रामीण क्षेत्रों के जो आवधिक बाजार होते हैं उनकी। अब मैं आपके सामने दो शब्द लिखता हूं, अच्छे अच्छे छोटे छोटे दो शब्द हैं। एक शब्द है नोड और एक शब्द है योजक। क्या है? नोड और योजक। ये क्या है सर? कोई स्कीम है कि भारत सरकार की? नहीं, भारत सरकार की स्कीम नहीं है, ये अपने ज्योग्राफी में दो शब्दावलियां हैं। क्या है दो शब्दावलियां? मैं एग्जांपल दूं, एक मार्ग ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिड है, केंद्र है, ठीक है, यहां से गुजरा और इधर चला गया। एक मार्ग इधर से आया और इधर चला गया, ठीक है। दो मार्ग भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। पहली चीज, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। क्लियर हुई बात? दो या दो से अधिक, ठीक है भाई साहब। क्या दो या दो से अधिक क्या है? मार्ग, ठीक है। दो या दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल,
संधि स्थल, ये वाला संधि स्थल। ठीक है भाई, यहां से मार्ग आया, इधर गया, इसको मैं ए नाम दूं, इसको मैं बी नाम दूं, इसको सी दे दिया और इसको डी दे दिया। ए का संधि स्थल, बी का ये, सी का ये और डी का भी ये, इसको ओ नाम दे दिया मैंने। ठीक है, दो या दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल, समझना संधि स्थल, या फिर या अर्थार्थ लिख के मैं कहूं, अर्थार्थ एक मार्ग का उद्गम, उद्गम और गंतव्य स्थल, और गंतव्य स्थल। ठीक है, उद्गम गंतव्य आपको पता है, हमने द्वितीय अध्याय में पढ़ा था। ठीक है, उद्गम स्थल क्या होता है, गंतव्य स्थल क्या होता है। अर्थात मैं कहूं इस मार्ग का उद्गम, भाई ये मार्ग शुरू कहां से हो रहा है, यहाँ पे, ये इसका उद्गम हो गया और ये इसका गंतव्य हो गया। फिर दूसरा मार्ग स्टार्ट होता है, इसका उद्गम ये और गंतव्य ये, इसका उद्गम ये, गंतव्य ये, इसका उद्गम ये और गंतव्य ये। ठीक है, तो इसके सहारे, इस अपन एक मार्ग को ले लेते, ए मार्ग को ले लिया हमने। ठीक है, इसके सहारे इसका उद्गम स्थल हो गया और ये गंतव्य स्थल हो गया। इसके सहारे कोई क्या बसा हुआ है, कस्बा, क्या बसा हुआ है, कस्बा। ठीक है, इनमें से आप किसी को भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। अपन इसकी बात करते हैं। ठीक है, एक मार्ग के उद्गम और गंतव्य स्थल के सहारे बसा कोई कस्बा, जिसे अपन क्या कहेंगे, नोड। क्या कहेंगे अपन, नोड। ठीक है, ये अपना नोड हो गया, क्योंकि इस सड़क के, इस मार्ग के सहारे बसा हुआ ये क्या है, एक कस्बा है, नगर है। ठीक है, ये तो हो गया अपना नोड। अब नोड को, अब एक नोड यहाँ पे भी, नोड क्या हुआ, कस्बा हुआ। अब अपन बी की बात करें तो एक नोड यहाँ पे बसा हुआ है। ठीक है, एक कस्बा कहने का था तो यहाँ पे बसा हुआ है। ठीक, एक यहाँ पे भी बसा होगा, यहाँ पे भी होगा, ऐसे अपन ने कस्बा है। ये तो हो गए नोड। अब इस नोड को इस नोड से मिलाने वाली जो ये मार्ग है, जो ये मार्ग है, अर्थात इस नोड को यानी कि इस कस्बे को इस कस्बे से जोड़ने वाला मार्ग कौन सा है, ये वाला। तो ये क्या कहलाएगा, अपने योजक। दो नोडों को जोड़ने वाला मार्ग क्या कहलाता है, योजक कहलाता है। आई बात समझ में, नोड क्या होता है, योजक क्या होता है। अब आपसे कहूं कि अगर किसी परिवहन जाल तंत्र में, किसमें, परिवहन जाल तंत्र में जितने ज्यादा योजक होंगे, क्या होंगे, जितने ज्यादा योजक होंगे, वह जो परिवहन का मार्ग है, जो वह जाल तंत्र है, वो उतना ही क्या कहलाएगा, सुसंबद्ध। क्या कहलाएगा, सुसंबद्ध। क्योंकि नोड को मिलाने वाला मार्ग क्या कहलाता है, योजक। अब जितने कस्बों को मिलाने वाली जो मार्ग होगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, योजक कहलाएगी। अब जितने ज्यादा योजक होंगे, अर्थात कस्बे भी ज्यादा है, वो क्या होगी, परिवहन जाल तंत्र उतना ही विकसित माना जाएगा। ठीक है, ये अपने बात हो गई नोड और योजक की। आगे चलते हैं इसी कड़ी में। अब बात करेंगे अपन किसकी, परिवहन को लेकर। किसको लेकर बातें करेंगे, परिवहन को लेकर अपन बात करेंगे। परिवहन क्या होता है, ठीक है। परिवहन क्या होता है, इसको कई बार आएगा आपके, ठीक है। परिवहन क्या होता है, लिखता हूं मैं यहां पे, किसी व्यक्ति, विनिर्मित माल, विनिर्मित माल, सामान या फिर एवं संपत्ति का, एवं संपत्ति का क्या हो, भौतिक रूप से, भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या, वहन, स्थान तक वहन या लाने ले जाने की सुविधा, कोई क्या कहते हैं, वहन की सुविधा को अपन क्या कहेंगे, परिवहन, सुविधा परिवहन कहलाती है। ठीक है, व्यक्ति, विनिर्मित सामान, संपत्ति का भौतिक रूप से आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, भौतिक रूप से मतलब जैसे आज मैं यहाँ पे हूं, कल मैं यहाँ से
बस वगैरह या किसी भी परिवहन के साधन से यहाँ से मैं जयपुर चला जाऊं, यहाँ से मैं दिल्ली चला जाऊं, तो वो क्या होगा, मेरा भौतिक शरीर भी जा रहा है, मेरी आत्मा नहीं जा रही, मेरा मन नहीं जा रहा, मैं खुद भी जा रहा हूँ, मेरा शरीर जा रहा है। तो ये क्या है, भौतिक रूप से आदान प्रदान हुआ मेरा, यहाँ से दिल्ली की तरफ, यहाँ से जयपुर की तरफ। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाएगा। ठीक है, यही बात अपन ने इसमें की है। ठीक है, मानव की गतिशीलता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवहन क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या कहूं आपसे, मानव की आवश्यकता की गतिशीलता को, ठीक है, मानव की आवश्यक जो मूलभूत गतिशीलता है उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये क्या है, एक संगठित सेवा उद्योग है। क्या है, संगठित सेवा उद्योग है। इसने क्या कर दिया, मानव की रफ्तार को बढ़ा दिया। भाई अपन पहले क्या होता था, किसी के पास कुछ संदेश लेकर जाना होता था या कहीं पे जाना होता था, पैदल पैदल जाते थे, पशुओं का सहारा लेते थे, तो टाइम लगता था जाने में। मगर जब से परिवहन सुविधा अच्छे प्रकार से हुई है, विकसित हुई है, तो इसने क्या कर दिया, मानव की जो गतिशीलता की जो मूलभूत आवश्यकता है ना, उसको थोड़ा गतिशील और तीव्रता प्रदान कर दी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि परिवहन की जो दूरी है ना, उसको हम 3 प्रकार से नाप सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल दूं मैं आपको, क्या है एग्जाम्पल, जैसे आप यहां पे हो, ठीक है, कहां पे, जयपुर हो, ठीक है, अब आपको जाना है कहां पे, जयपुर हो और आपको महाराष्ट्र जाना है, महाराष्ट्र। ठीक है, जयपुर से आपको महाराष्ट्र जाना है। अब जो ये दूरी है ना, अब अपन इस दूरी को, परिवहन दूरी को अपन 3 प्रकार से माप सकते हैं। किसको, मैं लिखूं यहाँ पे, जो ये परिवहन दूरी है, परिवहन दूरी है, इसको अपन कितने प्रकार से माप सकते हैं, 3। कैसे मापेंगे सर, पहली होगी किलोमीटर दूरी। क्या होगी, किलोमीटर दूरी। दूसरी होगी समय दूरी, एंड तीसरी होगी लागत दूरी। तीसरी होगी लागत दूरी। किलोमीटर दूरी कैसे समझना, जयपुर से महाराष्ट्र मान लो 500 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये तो हमने किलोमीटर दूरी के रूप में माप देख दे। यहाँ जयपुर से महाराष्ट्र जाएंगे तो अपने को 500 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना होगा। ठीक है, समय दूरी, जयपुर से महाराष्ट्र जाएंगे तो हमें 1 दिन का समय लगेगा। ठीक है, या फिर अपन कहें 24 हावर्स, 24 घंटे का समय लगेगा। हमने अब किलोमीटर नहीं देखा भाई, हाँ कितनी दूर जाना है, हमने क्या लगाया, टाइम। हाँ, जयपुर से महाराष्ट्र हमें जाने में 1 दिन का समय लगेगा, 2 दिन का समय लगेगा, इस आधार पर हमने इसको बांट दिया। तीसरी हमने क्या मापी, लागत दूरी। अब हमने ना तो समय को देखा ना किलोमीटर को देखा, अब हमने क्या कहा कि जयपुर से जब हम महाराष्ट्र जाएंगे तब हमारे पास 4000 रुपए का क्या आएगा, खर्चा आएगा। इसमें हमने क्या करा, ना तो हमने किलोमीटर को देखा भाई हमें कितनी किलोमीटर जाना है, ना हमने समय देखा कि हमें कितने दिन लगेंगे, कितना घंटे लगेंगे जाने में। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के हमने क्या देखा कि हाँ, जयपुर से जब हम महाराष्ट्र जाएंगे तो हमारे को क्या होगा, 4000 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, तो इस आधार पर हमने परिवहन दूरी को 3 प्रकार से बांट दिया, किलोमीटर दूरी, समय दूरी और लागत दूरी के रूप में। ठीक है, जब आप डस्टर कहाँ पे रखें, हाँ ये रहा। जब भी परिवहन साधन का चयन करते हो तो आपके दिमाग में 2 चीजें आवश्यक रूप से आती है और आनी भी चाहिए। आपसे पहले ना आती हो तो आनी भी चाहिए। जब भी आप परिवहन साधन का चयन करोगे, परिवहन साधन का चयन करोगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में कितनी चीजें आनी चाहिए, 2 चीजें। कौन कौन सी 2 चीजें आएंगी, एक तो लागत कितनी आएगी, दूसरा समय कितना लगेगा। ठीक है भाई, आप जब जयपुर से, अभी अपन ने एग्जांपल देखा, जब भी आप जयपुर से महाराष्ट्र जाओगे
तो आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। दो चीजें कौन सी आनी चाहिए कि मुझे जब जयपुर से महाराष्ट्र जाना है तो उसमें खर्चा कितना आएगा, लागत कितनी आएगी और समय कितना लगेगा। तो ये दो चीजें क्या है, परिवहन साधन के चयन में महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है। अब आपने पिछली कक्षाओं में ये भी पढ़ा होगा, समताप रेखाएं, समदाब रेखाएं, समोच्च रेखाएं, है ना। तो उसी प्रकार की एक रेखा आती है समकाल रेखा। कौन सी रेखा आती है, समकाल रेखा। फिर ये क्या होती है, जैसे समताप रेखा क्या करती है, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। ठीक है, काल्पनिक रेखा होती है, मानचित्र पर खींची जाती है, जो क्या करती है, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। समदाब रेखा क्या करती है, मानचित्र पर समान दाब वाले स्थानों को मिलाती है। समोच्च रेखा क्या करती है, समान जो मानचित्र पर होता है समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है। वैसे ही समकाल रेखा क्या होती है, मानचित्र पर ये क्या होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, मानव खुद के द्वारा मानचित्र पर ड्रॉ करता है। ठीक है, मानचित्र पर क्या करती है, समान यानी कि समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाती है। मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को क्या करती है, मिलाती है, स्थानों को मिलाती है। ये होती है हमारी कौन सी रेखा, समकाल रेखा। ठीक है, रह जाएगा इतना याद। अरे भाई साहब फिर तो मौज हो गई सर जी, इतना तो हम फिंगर टिप्स पे याद रख लेते हैं। फिर तो भाई साहब मौज कर दिया आपने। ठीक है, एक बार इससे और साफ कर लेते, अच्छा सा दिखेगा अपने। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो, किसी को नींद आ रही हो तो बता देना। हाँ, अब अपन बात करेंगे किसकी, संचार की। ठीक है, आज की क्लास का अंतिम टॉपिक रहेगा ये। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। ठीक है, संचार को एक बार मैं फ्लो चार्ट में समझाता हूँ। इसको हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया। किसमें, तीन भागों में। पहला परिवहन के साधन, परिवहन के साधन। ठीक है, सेकंड हमने बांटा दूर संचार में, और तीसरा हमने बांट दिया दृश्य श्रव्य, दृश्य और श्रव्य। ठीक है, इसका कोई प्रकार नहीं है, इसका देखते हैं अपन। दूर संचार से दूरभाष। ठीक है, इससे हमने बांटे दो प्रकार के, भूलाइन, भूलाइन और मोबाइल, मोबाइल। ठीक, इसको हमने चार भागों में डिवाइड कर दिया। कौन से चार प्रकार है, रेडियो, ठीक है, फिल्में, टीवी, ठीक है, और मुद्रण मीडिया। कौन सा होगा, मुद्रण मीडिया, मुद्रण मीडिया। क्या होता है मुद्रण मीडिया, मुद्रण मीडिया होता है जिसमें आती है समाचार पत्र और पत्रिकाएं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। ठीक है, ये होती है, ये आपके क्या है, संचार का एक फ्लो चार्ट है समझने के लिए, जो कि आपकी समझ को अच्छे से समझा देगा और आपको, है ना। आया फ्लो चार्ट समझ में, देख लो एक बार फटाफट से इसको, फ्लो चार्ट को। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं फ्लो चार्ट तक की। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम संचार को अच्छे से पढ़ लेंगे और सेवाओं का जो टॉपिक है उसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए उद्धार क्लासेस के साथ। करते हैं अपन नई क्लास के साथ एक नए टॉपिक का आगाज। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास कैसी लगी एक बार फीडबैक जरूर देना, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।